जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू तनुष्क अरोरा बायोलॉजी। और गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं वापस से चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस 10th क्लास एनसीईआरटी से। होप आपने लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा और इसीलिए आप लेक्चर नंबर 2 पर आए होंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने फर्स्ट 2 पेजेस जो इनमें पूरा कंटेंट दिया हुआ है ये और इसमें है ना, ये एनसीईआरटी के फर्स्ट 2 पेजेस हम लोगों ने कवर कर लिए थे। ठीक है, मतलब कि चेंज क्या होता है हमने पहले ये देखा था। मैं आपको जरा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था, सॉर्ट ऑफ रिवीजन। ठीक है, कि हमने चेंज के बारे में देखा था। फिर चेंज दो तरीके के होते हैं, केमिकल और फिजिकल, इसके बारे में बात की थी। फिर हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस के। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी को, फिर हमने ये दूसरी वाली एक्टिविटी को लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड वाली सॉल्यूशन वाली एक्टिविटी को, जिसमें मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी कि जैसे ही आप सॉल्यूशन डालते हो वो येलो कलर की पीपीटी को फॉर्म कर लेता है। ठीक है, इसके बाद जिंक ग्रेनुल वाली एक्टिविटी। ठीक है, और हमने कुछ कंक्लूजन निकाले थे कि हम लोग केमिकल रिएक्शन हुई है, कभी कहीं भी केमिकल रिएक्शन हुई है, वो हम इन पैरामीटर से जज करेंगे, इन 4 पैरामीटर से जज करेंगे। चेंज इन कलर से, एवोल्यूशन ऑफ गैस से, चेंज इन टेम्परेचर से, और चेंज इन स्टेट से। ठीक है, फिर हमने केमिकल इक्वेशन क्या होती है इसके बारे में बात करी थी, और केमिकल इक्वेशंस को लिखने की जरूरत क्या है उसके बारे में हमने जाना था। ठीक है, आज हम जानने वाले हैं कि हम केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं। ठीक है, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन आज ये हमारा टॉपिक होने वाला है। फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे आएंगे हम लोग, और फिर जो एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन है उन पर आएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस? केमिकल इक्वेशन में कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूले इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। है ना, सिंपल सी बात है यार। अगर आप पूरे चेंज को लिखोगे वर्ड टू वर्ड तो वो काफी बड़ा होगा। अगर आप वहां पर जो हमारे चेंज हो रहा है, ठीक है ना, जो जो उसके रिएक्टेंट प्रोडक्ट है उनके नाम लिखोगे और उसको एक एज इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिखा दोगे तो वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। बट अभी भी स्कोप है कि हम उसे और छोटा कर सके, तो हम लोग क्या यूज करते हैं वहां पर, केमिकल फॉर्मूलाज को यूज करते हैं और हम अपनी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, जो कि बहुत ही कम जगह में और बहुत ही कंसाइज वे में यहाँ पर जैसे आपको दिख रही है वैसे आ जाती है ना। तो चलो देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। A chemical equation represents a chemical reaction. If you recall formula of magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as, हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना भाई, आप जानते हो मैग्नीशियम का फॉर्मूला, बेसिकली मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। फिर क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजन का O2। ठीक है, और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का दैट इज व्हाट, MgO। ठीक है, हाँ देखो ये आ गया आपका Mg+O2 गिव्स MgO। अच्छा, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, जब भी आप ना मेरा वीडियो खोल के देखते हो पढ़ने के लिए, तो आप लोग अपने साथ ना एनसीईआरटी जरूर लेके बैठा करो। ठीक है, ताकि जहां भी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाली बात आए आप तुरंत वहां पर अपनी एनसीईआरटी में उसको नोट कर लो। और नोट करने से भी इम्पोर्टेंट है यार, याद रखना। और दूसरी चीज, अगर आप नोट भी कर रहे हो तो उसको वापस से रिवाइज करना। ठीक है ना, रिवीजन इज द की। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि चीजें याद रहेंगी। अच्छा, अब देखो Mg+O2 gives MgO। ठीक है, हम काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट ऑन LHS एंड RHS ऑफ द एरो। ठीक है, अगर आप एरो के इस राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो आपको दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ एटम्स दिखने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, मुझे पता है ना। MgO+O2 मतलब यहाँ पे Mg तो है, सॉरी मैंने Mg+O2 बोला था, मैंने MgO+O2 बोल दिया, माफ करना जल्दी जल्दी में, सॉरी। यहाँ पे देख लो Mg दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक Mg दिख रहा है और 2 O दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दोनों Mg और O एक एक दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है ना, ये बैलेंस नहीं है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ठीक है, जैसे देखो लिखा, इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट बोथ साइड्स आर सेम, तो आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं है। इफ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आंसर होगा नो, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह सेम नहीं है, और अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन कैसी है, अनबैलेंस्ड। कैसी है,
अनबैलेंस्ड। ठीक है, और जो हमारी अगर यही से दोनों जगह इक्वल होते तो हम क्या बोल रहे होते कि भैया इक्वेशन कैसी है, बैलेंस्ड। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं होगा आपको डाउट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा क्या लिखा है यहाँ पर, इफ नॉट, हाँ अनबैलेंस। ठीक है, द मास इज नॉट द सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, सच अ केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। ठीक है, जो बैलेंस नहीं होती है नॉर्मली लिख दी जाती है इक्वेशन, जहां जहां पर एलएचएस और आरएचएस साइड दोनों जगह मास सेम नहीं होता, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास सेम नहीं होता, वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं उस इक्वेशन को कि ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कैसी होती है, अनबैलेंस होती है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की तरफ। ठीक है, अभी देखो जैसे मैंने आपसे ना बात की है, मास की बात की कि दोनों साइड मास सेम नहीं है, तो आपको 9th क्लास में याद होगा, आपने एक लॉ पढ़ा होगा जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है क्या बोलता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लेकिन अगर एक केमिकल इक्वेशन जब हम लिख रहे हैं, मतलब एक केमिकल रिएक्शन हुई होगी, उसी के लिए हम केमिकल इक्वेशन लिखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर केमिकल इक्वेशन में ही दोनों तरफ मास सेम नहीं है, इसका मतलब ये जो लॉ है ये यहाँ पे वॉयलेट हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो गया, वॉयलेट हो गया, क्योंकि जितना मास यूज हुआ था कोई चीज बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, उतना मास कन्वर्ट नहीं हुआ प्रोडक्ट में, तभी तो बोल रहे हैं ना LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये लॉ वॉयलेट नहीं हो सकता कभी भी, ये यूनिवर्सली ट्रू है, हमेशा ही ट्रू है, सत्य है एकदम। है ना? तो ये इसको फॉलो करने के लिए हमारी केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी। यही सारी बातें देखो इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। देखो, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 11 9th. Mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. That is, the total mass of the elements present in the product of a cell reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants. है ना? देखो भाई सारी बातें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है? मेरे ख्याल से यहाँ पे डाउट नहीं होगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे उसको मेरे ईमेल पर लिख कर भेज सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा ईमेल है tanush.arora@gmail.com। चलो आ जाओ अब यहाँ पर। ठीक है, हेंस वी नीड टू बैलेंस, तो वही है मतलब कि जो इसीलिए हम लोगों को जो नंबर है एटम्स के दोनों तरफ वो सेम करने चाहिए ताकि मास सेम हो सके। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, अब जैसे पूछ रहे हैं इन केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड। ठीक है, मतलब जो जिंक की बर्निंग वाली थी केमिकल इक्वेशन, क्या वो बैलेंस थी? तो आंसर, सॉरी जिंक बोल रहा हूँ मैं यार, मैग्नीशियम की बर्निंग की थी, तो वो आंसर है कि नहीं थी। है ना? तो उसको चलो पहले बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। मैं आपको व्हाइट बोर्ड दिखाता हूँ, एक सेकेंड। व्हाइट बोर्ड खुल चुका है। देखो तो हमारा अच्छा यहाँ पे ना एक चीज नहीं बताई आपको, लेकिन मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना MgS, ठीक है, तो यहाँ से ये ब्रैकेट बना करके हम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, प्लस O2, भाई O2 तो गैस ही थी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गिव्स MgO gives MgO। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम की अगर हम बात करेंगे तो मैग्नीशियम कितना दिख रहा है आपको, 1। ठीक है, और O2 की बात करें, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की बात करें तो वो कितने दिख रहे हैं आपको, 2। ये LHS की कहानी हो गई। RHS मतलब ये हो गया आपका LHS यानी रिएक्टेंट साइड हो गया। ठीक है, और RHS की बात कर लेते हैं प्रोडक्ट साइड। यहाँ पे देखो आपको Mg क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, और वो भी कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो दो चीजें करके हम बैलेंस कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पर हाफ O2 कर दें। अगर आप हाफ O2 कर देंगे तो अल्टीमेटली ये एक हो जाएगा और दोनों जगह बैलेंस होगा, तो इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप 2 Mg कर दें।
mg भी इस तरफ क्या कर दें, 2 कर दें, यहाँ पे 2 कर दिया mg, तो अल्टीमेटली यहाँ 2 mg हो जाएगा। तो देख लो भाई mg भी 2 हो गए और आपका O2 जो 2 ही था, मतलब ये O हो गया। ठीक है, तो 2 तरीके से बैलेंस कर सकते हो। तो ये भी आपकी बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी और दूसरी वाली आप हाफ O2 भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे ना ये देखो, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट की स्टेट नहीं दिखाई, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ सॉलिड। भाई जो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिली थी ना व्हाइट कलर का पाउडर, वो पाउडर फॉर्म, पाउडर सॉलिड ना, तो ये आपकी हो गई बैलेंस केमिकल रिएक्शन। या तो आप ये वाली चाहो तो ये भी लिख सकते हो, नहीं तो सिंपली इधर पे 2 और इधर पे 2 कर लो। ठीक है ना, तो बन गया आपका 2 MgS प्लस O2 gives 2 Mg of solid। ठीक है, क्लियर है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं अब हम वापस से हमारी पुस्तक की तरफ, जो कि बड़ी प्यारी सी है, जिसका नाम है NCERT। ठीक है, अब क्या है, द वर्ड इक्वेशन फॉर द एक्टिविटी 1.3 may be represented as zinc plus sulfuric acid gives zinc sulfate plus hydrogen। ठीक है, आपको याद है ना वो एक्टिविटी कोनिकल फ्लास्क वाली? देखो नहीं याद है तो ये देख लो, ये वाली, इसमें जिंक के ग्रैन्युल्स थे और इसमें हम लोगों ने एसिड डाला था। या तो सल्फ्यूरिक एसिड डाल सकते हो या फिर HCl डाल सकते हो, दोनों ही केस में रिजल्ट सेम होने वाला है, मतलब H2 गैस निकलेगी। क्लियर है, ये हो गया। देखो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये तो हमारी वर्ड की रिएक्शन हो गई। ठीक है, अच्छा, और अगर आप इसको उससे लिखना चाहो, फॉर्मूले से लिखना चाहो, तो आप ऐसे लिख सकते हो Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। तो देखो यहाँ पे ये Zn 1 है LHS में, ठीक है, H2 है, H तो 2 है, S भी 1 है, ठीक है, और O है 4। ठीक है, और वहीं आप यहाँ पे देखोगे तो ZnSO4, देखो O तो बैलेंस है, 4 इधर है तो 4 इधर है, S भी बैलेंस है, 4 इधर है तो इधर है, H भी बैलेंस है, 2 इधर है तो 2 इधर है, और जिंक भी बैलेंस है। मतलब ये केमिकल रिएक्शन ऐसे ही क्या है, बैलेंस है। ठीक है, इसमें हमें बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। As the number of atoms of each element is same in the both side of the arrow, then the equation is balanced। Simple है। Let us try to balance the following chemical equation। ठीक है, अब हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि ये इक्वेशन का एक ही है, तो आपने रस्टिंग ऑफ आयरन का नाम सुना होगा। अरे ये गलत वाला मार्कर पड़ गया, एक सेकंड रुक जाओ, हाईलाइटर है शायद ये। चलो जो भी है, आई डोंट नीड इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर पेंसिल ही चाहिए, तो मैं वही यूज करूंगा। तो ये जो मैं आपको बता रहा था, ये जो इक्वेशन है, ये रस्टिंग ऑफ आयरन की है। ठीक है, रस्टिंग, ठीक है ना। चलो तो उधर नहीं चलते इस इक्वेशन की तरफ चलते हैं। चलो अभी हम आगे नहीं जाके इसका सॉल्यूशन देखते हैं, हम इसको यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूँ इक्वेशन को। इक्वेशन क्या थी, वो थी Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O, ठीक है ना। और क्या था ये, Fe2O3 था ना मेरे ख्याल से। एक सेकेंड, मैं देख लूँ। हाँ 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 हाँ, Fe3O4 है, सॉरी, Fe3O4 प्लस H2, तो ये आ गया आपका Fe3O4 प्लस H2। क्लियर है, Fe3O4 प्लस H2 आ गया, है ना, Fe3O4 प्लस H2। तो आप देख लो भैया, ये है आपका LHS। तो आप LHS में नजर डालें जरा, कितने आपको Fe दिख रहे हैं। Fe मतलब मैं भाई बता देता हूँ, आयरन है। ठीक है ना, Fe किसका सिंबल होता है, आयरन का। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा था इंपॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में। क्या आपको जानना है इंपॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक टेबल, बना डालूं अगर तुम यहाँ तक नहीं भी देखने वाले ना वीडियो, और बोलोगे मत बनाओ
तो मैं कौन सा रुक जाऊंगा, मैं तो बनाऊंगा ही। लेकिन हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा कि यार बहुत इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक टेबल। तो उसको अभी से आप या तो अपने हाथ से बना के अपने रूम में चिपका लो, या मार्केट में पूरा पोस्टर मिलता है 50-60 रुपीज का, आप उसको लाकर अपने रूम में चिपका लो और रोज उसको पढ़ो। ठीक है, काफी बड़ा सा चिपकाना। उसका रीजन ये है, मतलब बहुत ही बड़ा नहीं कि दीवार पे तक चिपका दिया, इतना बड़ा कि दूर से देख देख सको आप। ठीक है, चलो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीरियोडिक टेबल। जिसका तगड़ा है ना, जिसका क्लियर है पीरियोडिक टेबल बहुत क्लियरली उसको अच्छे से आता है, उसके लिए बहुत आसान है केमिस्ट्री। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट। तो हम बैक टू द टॉपिक है ना, एलएचएस और यहाँ पे आरएचएस। माफ करना, मैं थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। ठीक है, चलो, तो ये आरएचएस, ये हो गया FeH2O। तो Fe जो है यहाँ पर आयरन कितना दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है। मैं यहाँ पे ये ऐसा बना देता हूँ आयरन, ठीक है ना। और H तो आप H2 जानते हो, वाटर है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, और ऑक्सीजन है यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ की बात करोगे तो 3 है आयरन, ऑक्सीजन की बात करोगे तो 4 है ऑक्सीजन, और H की बात करोगे तो 2 है हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन हो गए हैं 4। तो अब हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज आयरन तो 3 चाहिए ही चाहिए पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आयरन आपके क्या हो गए, 3 हो गए। ठीक है ना, आयरन हो गया आपके 3। उसके बाद दूसरी चीज पे आ जाओ आप, ये हो गया हाइड्रोजन जो, हाँ, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं आपसे। तो ऑक्सीजन कितने चाहिए हमको भैया, ऑक्सीजन हमको चाहिए 4, लेकिन यहाँ पे है 1, तो आप यहाँ पे उसको 4 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो देखो यहाँ 4 2 8 हो गए H, तो यहाँ से हो गए 8H हो गए। ठीक है, और यहाँ पर ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो गया, भैया बराबर होनी चाहिए ना, 8 है, ये भी 8 होंगे बचे हुए। तो अब देख लो आपका पूरी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो क्या होगी इसकी बैलेंस इक्वेशन, 3Fe + 4H2O, Fe3O4 + 4H2। ठीक है ना। उसके बाद चाहो तो यहाँ पे आप सबकी स्टेट भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ सॉलिड लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ वाटर वेपर के साथ हुआ था रिएक्शन, तो यहाँ गैस लिख सकते हो। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या होती है भैया, परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है ना, तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ये गैस हो गया, उसके बाद ये तो आपको सॉलिड ही मिलेगा दस के तौर पर, और यहाँ पर ये H2 इज ऑल्सो व्हाट, गैस। क्लियर है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, ये भी 8 हो गया भैया। ठीक है ना, और ये 4 हो गई है। तो होप आप समझ गए होंगे कैसे करते हैं बैलेंस, है ना। कुछ और एग्जांपल्स को ट्राई करोगे बनेगा, है ना, थोड़े टाइम में आ जाता है, ये सीखोगे, कुछ प्रैक्टिस करोगे तो कर पाओगे। देख लो यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है स्टेप 1, वही ये देख लो, वही सारी चीजें तो बताई है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्टेप 1, बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड द फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग। ठीक है ना, ऐसा कर लो जैसा लिखा है, कर सकते हो। लेकिन जैसा मैंने बताया है, अगर आप उसको लेकर के चलोगे तो बहुत अच्छी बात है ना। लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स, भाई ये तो हम करते हैं वैसे, है ना, कि Fe1 था, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 था, यहाँ 2 था। फिर हमें क्या करना है, हमने देखा कि हम कैसे कर सकते हैं 2 बैलेंस, 4H2O कर दिए तो 4Fe3O4, 4 है क्योंकि यहाँ पे O4 है। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली देखो आपकी इक्वेशन किस तरीके से दिखने लग जाएगी। तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखने लग गई, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, ये देखो, ये आपको ऐसे दिखने लग गई। क्लियर, ये देखो ये आपकी बन गई हुई है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, देखो यहाँ पर अब ये सारी चीजें हो गई। देखो लिखा है द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड आर इक्वल, द इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड, दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है ना, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। देखो हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है कि आप अपने मन से बढ़ा रहे हो और वो मैच कर जा रहे हैं। मतलब यहाँ 4 चाहिए तो आपने बोला अच्छा चलो देखिए 4 की कमी है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आपने मल्टीप्लाई करा और जब देखा तो पूरी इक्वेशन को आपने बैलेंस कर दिया। तो इस मेथड को हमने क्या बोला, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल से ही हम सीखते हैं, है ना। देखो लिखा है हिट एंड ट्रायल मेथड as we make tries to balance the equation by using the smallest whole number of coefficient। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 था तो हमने उसी को यूज करा था सबसे पहले।
और अल्टीमेटली हमने बैलेंस कर दिया हमारी इक्वेशन को। ठीक है, पहली चीज मैं बता दूं, आपके एग्जामिनेशन में कभी स्टेप्स लिखने को नहीं आएंगे कि आप स्टेप्स लिखिए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के। ठीक है, आपको इक्वेशन दे सकते हैं वो 1-2 नंबर में, मतलब 1-2 इक्वेशन दे देंगे तो 1-1 नंबर में दे देंगे 2। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपको बोलेंगे कि भाई बैलेंस करके लिख दो, और वो आपकी बुक की ही इक्वेशन होगी, बाहर से नहीं होने वाली। ठीक है, बाहर से होगी भी तो मैं आपको एक बुक का नाम बता रहा हूँ, उसका नाम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो आप इसके क्वेश्चंस भी क्या करना, सॉल्व करना। ठीक है, और अगर आप खरीदना नहीं चाहते इसको तो आप अपनी वेबसाइट पर चले जाना ncrt.nic पे, ई बुक्स, वहां पर आपको ये भी अवेलेबल है। नहीं तो वो ऐप आता है एनसीईआरटी का, उस पर भी आपको मिल जाएगी। मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से मतलब है बुक फिजिकली खरीद के करो या ऑनलाइन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा आपको यहाँ पर। ठीक है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल, ये तो बताया। फिर राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट्स। ठीक है, देखो ये हमने भी कर लिया था, फिजिकल स्टेट के सिंबल लिख दिए थे। केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस इक्वेशन, डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट? तो आंसर ऊपर वाला नहीं बताता, ऊपर वाला कुछ भी नहीं बता रहा, लेकिन ये नीचे वाला सब कुछ बताएगा। नो इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट्स। तो फिजिकल स्टेट्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती ऊपर वाली इक्वेशन आपको। ऊपर वाली इक्वेशन में कर रहा हूँ तो से दिस इक्वेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इक्वेशन। ठीक है ना, चलो अब चलते हैं हम ऊपर, मतलब आगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग, और ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए केमिकल इक्वेशन के माध्यम से, मतलब केमिकल इक्वेशन के मीडियम से हम ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सके, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं भैया, उनके फिजिकल स्टेट को भी बता देते हैं। ठीक है, द गैसियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड। ठीक है, अच्छा यहाँ से ना सारी बात आ गई। यहाँ पे ना एक वर्ड आया एक्वस। ठीक है, तो याद रखेंगे एक्वा वर्ड हमेशा किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, वाटर के लिए। ठीक है, और एक्वस का मतलब है, ये जो वर्ड लिखा है ना, AQUEOUS, AQUEOUS। ठीक है, एक्वस जो वर्ड है इसका मतलब होता है किसी भी चीज का सॉल्यूशन पानी में, मतलब वाटर में अगर उसको डाइल्यूट किया गया है या वाटर में उसका सॉल्यूशन बनाया गया है तो दैट विल बी रिटन एज एक्वस। और वहां पे हम लोग पूरा पूरा एक्वस नहीं लिखते, जैसे देखो सॉलिड के लिए एस लिखा, गैस के लिए जी लिखा, वैसे ही एक्वस के लिए हम लोग एब्रिवेशन या शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं AQ। ओके, दिस इज व्हाट AQ है ना। चलो आगे चले, चलो चलते हैं। फिर क्या है यहाँ पर, टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड अलोंग विद देयर केमिकल फार्मूला। द गैसियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशन। देखो यहाँ पे आपको सब कुछ वही चीजें बताई जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जी ये जो आएगी ना, ये नथिंग बट लिक्विड, फॉर लिक्विड दिस इज नॉट आई, दिस इज L, है ना, L फॉर लिक्विड, लिक्विड स्टेट दिखाने के लिए। An aqueous solution in water बताया, S for solid। ठीक है, the word aqueous AQ is written if the reactant or product is present in the solution in water as a solution in water। ठीक है, वही चीज रिपीट करी जो मैं बता चुका। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Note that the symbol G is used with H2O to indicate that in the reaction water is used in the form of steam। ठीक है ना, form of steam और इन वेपर फॉर्म। ठीक है ना, वी जनरली राइट इट एज वेपर, वेपर भी ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, बट इससे बेटर क्या है, आप गैसियस ही शो करें, है ना। और वाटर कहीं भी ऐसा जी बनवा रहे हैं, मतलब वाटर के आगे, तो इसका मतलब है कि वाटर वहां पे स्टीम के तौर पर, वेपर के फॉर्म में क्या था, प्रेजेंट था। क्लियर है, मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Usually, physical quantities are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them। ठीक है ना, जनरली फिजिकल स्टेट्स बोल रहा था, क्वांटिटी नहीं। जो फिजिकल स्टेट्स होती है उन्हें हम लोग यहाँ पर जरूरी नहीं है कि दर्शाएं ही, है ना, वो जरूरी नहीं कि हम उनको बताएं ही यहाँ पर। ठीक है, अनलेस इट इज रिक्वायर्ड, अगर जरूरी है तो बता देते हैं, नहीं तो नहीं भी बताते, लेकिन आप बता देंगे तो अच्छी बात है।
ठीक है ना। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो नहीं बता पाओगे, पता होगा तो बता दो, सिंपल है ना। Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above and or below the arrow in the equation. ठीक है ना। देखो जैसे यहाँ पर जो भी कंडीशन है, जैसे देखो हाई प्रेशर पे हो रही है वाली रिएक्शन, ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 340 atm, ठीक है, 340 एटीएम। एटीएम यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूनिट, क्या है यहाँ पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूनिट, क्लियर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूनिट। चलो 340 एटीएम, ठीक है। फिर क्या लिखा है, सनलाइट क्लोरोफिल, तो भाई सनलाइट और क्लोरोफिल का भी यूज होता है कुछ रिएक्शंस में, और उस रिएक्शन को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, दैट रिएक्शन इज व्हाट, फोटोसिंथेसिस, क्लियर है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, दैट इज व्हाट, फोटोसिंथेसिस। तो अल्टीमेटली बात यह है कि आप इस तरीके से एरो के ऊपर और नीचे आप कैटलिस्ट को, रिएक्शन की कंडीशन को भी समझा देते हो, ठीक है। यूजिंग दिस स्टेप्स यू कैन बैलेंस इक्वेशन 1. देखो मैंने तुम्हें पहले कराया था कि इक्वेशन 1.2 बोल रहा है वो वाली mg वाली, है ना, mgs प्लस O2 वाली, ये नहीं बनाया मैंने, चलो अब बना देता हूँ, ठीक है। और इसमें देखो आपको हीट को अगर शो करना है ना, तो आप हीट पूरा लिख सकते हो ऊपर, या फिर ऐसे डेल्टा का साइन बना सकते हो, दिस साइन इज व्हाट, डेल्टा, नथिंग एल्स, क्लियर है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर मेरे को क्या मिला था, MgO मिला था, तो दिस विल बी MgO, और ये भी कैसा मिला था, सॉलिड मिला था, तो मैंने इसको बैलेंस करने के लिए याद है क्या करा था, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया था, और यहाँ पे तो देख लो 2 mg 2, बात खत्म, क्लियर है। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना, काफी अच्छे से समझ में आई होंगी। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको समझा सकूं, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। जैसे अब देखो यहाँ पे आ गए हैं हमारे पास क्वेश्चंस, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, ताकि कोई भी इम्प्योरिटी ना जले, ठीक है। अगर वो इम्प्योरिटी इसके साथ जलेगा तो पूरी तरीके से उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, complete reaction will not takes place, मतलब complete burning of magnesium will not take place, ठीक है, because complete burning of BURNING होती है ना बर्निंग की स्पेलिंग, तो ठीक है, कंप्लीट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम विल नॉट टेक्स प्लेस, अगर हम लोग उसको इम्प्योरिटी के साथ ही जला देंगे तो बिना साफ करे, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स HCl, ठीक है। तो चलो ये वाला भी कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, खैर करने तो सारे ही है, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पर क्या था आपका, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो यहाँ पे देखो याद रखना, आप ऐसे नहीं लिख सकते H प्लस Cl गिव्स HCl, है ना, बोलोगे क्या आवाज सर, ऐसे ही बैलेंस है ना, मजाक कर रहा था, बैलेंस है ना, बैलेंस है ना, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, ये रिएक्शन पूरी तरीके से गलत है, ठीक है, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलते हैं एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, जैसे ये H2 और Cl2 मिलेगा, तो भाई देख लो 2 H है, 2 Cl है, 2 H है और 2 ही Cl है, तो 2 ही HCl मिलेगा, दिस इज द करेक्ट फॉर्म, और ये सब कुछ गैस के फॉर्म में ही होता है, ये सब कुछ गैस के फॉर्म में, क्लियर है, हाँ या ना, मेरे ख्याल से क्लियर होगा, ठीक है भैया, कोई डाउट है इसमें, नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चले, ठीक है जी, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आपकी बुक की तरफ। क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो चलो भाई बना देते हैं, कहाँ गया, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला था BaCl2, बेरियम क्लोराइड,
प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट. एल्यूमिनियम सल्फेट इज व्हाट? Al3SO4, नहीं Al2SO4, क्या बोल रहा हूँ, Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस. ठीक है. अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूँ कि मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा इस केमिकल फॉर्मूले के मेकिंग पर. ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ सारे बच्चों को इस केमिकल फॉर्मूले की मेकिंग ना पता हो, तो वो जान जाएंगे भाई इसके माध्यम से. ठीक है ना. BaCl2 प्लस Al2SO4 गिव्स वाटर. ठीक है, क्या बना रहे थे हम वहां पर? यहाँ पे हमारा बन रहा है बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड. ठीक है, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी ये बनेगा आपका BaSO4. बहुत ही उम्दा गंदा तरीके से लिख दिया मैंने, रुक जाओ एक मिनट. तो ये मैंने लिख दिया BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी AlCl3. ठीक है भाई, चलिए इसको बैलेंस करते हैं फटाफट. ठीक है, तो हमारा वही पुराना तरीका करूँ. देखो, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 3 है, चलो लिखते जाते हैं. जो बेरियम है वो वहाँ 1 है, और SO4 पूरे की बात करेंगे आप तो वहाँ पर तो यहाँ पर है 3, तो बीच में लाइन खींच देते हैं. ठीक है ना. यहाँ पे आप Ba की बात करेंगे तो भैया Ba तो 1 है, और SO4 यहाँ पर कितना है? 1 है. ठीक है. यहाँ पे आप क्लोरीन की बात करेंगे तो Cl यहाँ पर है 2. ठीक है ना. और यहाँ पर है आपका जो Cl है वो यहाँ पर है 3. और Al की बात करें तो यहाँ पे है वो 1, और यहाँ Al की बात करें तो वो है यहाँ पर 2. ठीक है, तो चलो भाई बैलेंस करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम Cl से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे 3 Cl है, यहाँ पे 2 Cl है, और एल्यूमिनियम है यहाँ पर 2. तो क्यों ना हम इसको मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर 3 से और यहाँ पर 2 से. तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे 3 टू द 6 क्लोरीन हो गए, यहाँ पे 3 टू द 6 क्लोरीन हो गए. 2 Al हैं ऑलरेडी, यहाँ पे भी 2 Al हो गए. साथ में देखो ये 3 SO4 है, यहाँ पर 3 था ऑलरेडी, और यहाँ पर एक ही SO4 था 1. अब देखो यहाँ पे ये भी क्या हो गया है? 3 हो गया है. अभी ये भी यहाँ पर अब 1 की जगह कितने हो गए हैं? 3 हो गए हैं. तो यहाँ से आपका बन गया 3BaSO4. क्लियर है बात? तो आपकी ये बैलेंस इक्वेशन बन जाएगी. 3 क्या है? 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स 3BaSO4 प्लस Al2Cl3. ठीक है, आप देख लो एक बार, पूरी इक्वेशन सही है, बैलेंस है. ठीक है, देखो ये आएगा, धीरे धीरे आएगा, सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को तो आएगा. मैं बार बार कोई नई चीज नहीं बोल सकता यार इसके बारे में, क्योंकि हकीकत यही है. ठीक है ना, बार बार सॉल्व करोगे तो आएगा. फिर क्या है यहाँ पे? सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. यहाँ पे अच्छा सोडियम का सिंबल बोलो, चलो बोलो, जोर से बोलो, मैं सुन रहा हूँ. मेरे ख्याल से आपको पता होगा सोडियम का सिंबल होता है Na. और जिसको पता था ना, वो ये कमेंट जरूर करना यहाँ पर कि मुझे पता था सर, Na होता है सोडियम का सिंबल. ठीक है ना. Na सोडियम क्या बना रहे थे हम? सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2 गैस. सोडियम प्लस वाटर, वाटर का तो पता ही है यार, H2. ठीक है ना. गिव्स व्हाट? NaOH प्लस H2. ठीक है, तो अब क्या करें यहाँ पर? सबसे पहले वही अपना पुराना हिसाब किताब कि नंबर देखेंगे. Na क्या है यहाँ पर? 1. ठीक है ना भैया, Na हो गया 1. H कितने हैं यहाँ पर? 2. और O कितना है यहाँ पर? 1. उसके बाद यहाँ पे Na कितना है? 1. H कितना है यहाँ पर? 1. और O कितना है यहाँ पर? 1. सॉरी, मैंने H 1 लिख दिया, H यहाँ पर है 3. ठीक है,
h यहाँ पर है 3। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोगों को h की प्रॉब्लम है ना, मतलब h जो है वो बराबर होना चाहिए, यहाँ 2 है यहाँ 3 है। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 2 से कर देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, बैलेंस हो गया। अच्छा यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा। देखो 2 Na हो गए, अब यहाँ पर 2 हो गए Na, यहाँ पे कितने Na हो गए, 2 हो गए। ओ की बात करी यहाँ पर, तो ओ हो गए यहाँ पर 2। उसके बाद यहाँ पे आप ओ की बात करोगे तो यहाँ पे हो गए 3 हो गए यहाँ पर। हाँ तो अभी बैलेंस नहीं हुआ, यहाँ पे ओ कितने हो गए, 3 हो गए। और हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 4 हो गए। अगर हम यहाँ से सपोज करो 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं इसको भी, तो बात बन जाएगी। देखो 2 टू द 4, 4H हो गए, 2H यहाँ पर, 2H यहाँ पर, ठीक है ना, 2 है, 2 यहाँ पर, और 2 Na यहाँ है और 2 Na यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करते हुए कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, पूरी इक्वेशन को नहीं करेंगे, 2 से हमने यहाँ पे और यहाँ पे करा। ठीक है, ताकि बैलेंस हो जाए। क्लियर है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, और अब हम वापस से चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब राइट बैलेंस का मतलब, अब हम इस वाले क्वेश्चन को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और यहाँ से आगे का। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो बने रहे ऐसे ही, पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, है ना यार। ठीक है, मैं ये देखो, मैं ना जो मुझे बेस्ट आता है ना वो यही आता है कि मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। कोई भी तुम्हारी सक्सेस में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकता है। तुम सोचो कि तुम्हें पूरा ही सब कुछ बता देगा कोई, तुम्हारी जिंदगी बदल देगा कोई, तो ऐसा नहीं होता है। जिंदगी खुद बदलनी पड़ती है, और उसके लिए करनी पड़ती है मेहनत। मेहनत क्या, क्या किताबों को सर पर लेके दौड़ना पड़ेगा तुम्हें? बिल्कुल नहीं दौड़ना पड़ेगा, उन्हें खोलना पड़ेगा, और लाइन बाय लाइन उतनी शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा। फिर देखो तुम्हें कैसे नहीं समझ में आता है, कोई ताकत नहीं रोक सकती तुम्हें समझने से। ठीक है ना भाई, चलो तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, मतलब पढ़ाई करते रहो यार, मेहनत करते रहो। और दूसरी चीज ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, ताकि तुम सब्सक्राइब कर दोगे तो मैं नई वीडियो जल्दी जल्दी लेके आ जाऊंगा। और हाँ, वो पीरियोडिक टेबल वाली वीडियो भी मैं लेके आऊंगा, इंपॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक टेबल। और भी कई सारी चीजें हैं दिमाग के अंदर जो काफी अच्छा रिस्पॉन्स दे सकती हैं, है ना। और रिस्पॉन्स तो खैर अच्छा देंगी, पर आप लोगों को फायदा जरूर देंगी वो। ठीक है, रिस्पॉन्स कैसा भी हो। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। वेरी गुड, बाय बाय। वेरी गुड, कोई नहीं, चलते, बाय।